हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक YouTube पे अपना एक सीरीज स्टार्ट किया था स्कॉलरशिप संबंधित वीडियोस के लिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया स्कॉलरशिप स्कीम आप सबके सामने लेके आया हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार और ऐसा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को पता होगा तो वो बताते भी नहीं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी डिटेल जान पाएंगे कि वो स्कॉलरशिप क्या है, इसका लाभ कैसे उठाना है। और इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप संबंधित वीडियोस मैंने अपलोड किए, जिसके माध्यम से आप इजी तरीके से सरकार के पैसे से स्कॉलरशिप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एक वीडियो पे आपका खर्च नहीं होगा। ठीक है, इसको कैसे अवेल करना है, और भी अगर कोई भी आपको परेशानी आती है, कुछ भी दिक्कतें आती हैं, तो आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप का जो मतलब जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस स्कॉलरशिप संबंधित जो फॉर्म होंगी वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप संबंधित कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, वो भी जानकारी में आप सबको इंफॉर्मेशन ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं उस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जिसका फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं आप, इसका फायदा उठाकर पीएचडी में अपना जो है एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और हमारी पीएचडी अच्छे तरीके से चलते रहे। ठीक है, तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज का जो हमारा स्कॉलरशिप स्कीम है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज। ठीक है, जवाहरलाल फेलोशिप, क्या नाम है इसका, जवाहरलाल फेलोशिप नहीं, जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप फॉर डॉक्टरल स्टडीज, ये नाम है। कैटेगरीज फॉर स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप की दो कैटेगरीज बनती हैं। इस स्कॉलरशिप में दो कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी? दो। पहला, द स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर पीएचडी स्टडी इन द इंडिया टू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। इस पूरे फेलोशिप को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में वो जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको भी मिलेंगी। साथ ही साथ ऐसे नेशनल्स जो अदर एशियन कंट्री के हैं, मतलब एशिया महादेश के किसी दूसरे देश से हैं और इंडिया के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। तो राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के छात्र इसका लाभ उठाकर के पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की, सब्जेक्ट की, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर कोई स्टूडेंट्स क्या करना चाहता है, इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है, तो उसको निम्नलिखित में से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करना होगा। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव स्टडी इन रिलीजन एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कौन सी? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन 5 सब्जेक्ट, इन 5 एरिया के अंदर जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे होंगे वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव स्टडी इन रिलीजन एंड कल्चर, और इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होंगी? तो अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की आप बात करोगे, तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप अ कैंडिडेट शुड, जिस टाइम पर आप इस फॉर्म का अप्लाई करोगे उस समय आपके पास क्या होनी चाहिए? होल्ड फर्स्ट क्लास डिग्री। क्या होनी चाहिए आपके पास? फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर और ग्रेजुएशन के अंदर, दोनों के अंदर 60% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 60% मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए, पीजी एंड यूजी दोनों के अंदर, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। ऑलरेडी बीट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री विद अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, किसी भारत के किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा जो पीएचडी भी नहीं कर रहे। लाभ उन्हें मिला है जो पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे छात्र जो अभी इस साल, इस वर्ष नए सेशन में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन किए हो, उन्हें कोई अन्य स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और अगर ये इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। उससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है, आप कॉल करके जानकारी हमसे ले सकते हैं, हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद बी अ फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर,
केवल उन्हीं स्कॉलर्स को मिलेगा, उन्हीं स्कॉलर्स को ये फेलोशिप मिलेगा जो फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं। पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि आप पूरे अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करो। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी अबव 35 इयर्स ऑफ एज ऑन 1 दिसंबर ऑफ ईयर ऑफ द सिलेक्शन। जिस ईयर उनका सिलेक्शन हो रहा है उस साल 1 अक्टूबर तक उनके 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज कितना? 35, जिस ईयर उनका सिलेक्शन हो रहा है। और अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब कोई विकलांग दिव्यांग कैटेगरी से या थर्ड जेंडर कैटेगरी से या वोमेन औरत, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उन्हें क्या होगा? 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जनरली केस में, जनरल के मामले में और ईडब्ल्यूएस के मामले में एप्लीकेंट कितने? 35 इयर्स, जिस साल उनका सिलेक्शन हो रहा है उस साल के 1 अक्टूबर तक उनके 35 से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो स्टूडेंट एससी एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कैटेगरी और थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो या वोमेन एप्लीकेंट्स, चाहे महिला किसी भी कैटेगरी की हो, तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करेंगी तो जैसा अन्य स्कीम के तहत रिजर्वेशन मिलता है उसी तरह के रिजर्वेशन यहां भी हमको मिलेगा। 15% सीट रिजर्व रहेंगी एससी कैंडिडेट के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा और 5% ऑफ द सीट ऑफ द अबव मेंशन्ड कैटेगरी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, दिव्यांग के लिए और 40% मोर डिसेबिलिटी, जिनके 40% से मोर डिसेबिलिटी है उनके लिए 5% का आरक्षण दिया गया होगा। सर इस स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी? तो इस स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन होगी आपकी 2 साल की। कितनी ड्यूरेशन होगी? 2 साल की होंगी। अभी तक जो हमने बात की थी वो उसकी 4 साल की थी। ये सब पहला स्कॉलरशिप जिसका ड्यूरेशन कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। लेकिन 2 साल भी बहुत है। आपको जो अमाउंट मिलने वाला है ना, करीबन इतने जरूर मिल जाएंगे कि आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। और यदि इससे एक्स्ट्रा वाले लाभ उठानी हो तो आप मेरा नेट जेआरएफ वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ वाला बैच ज्वाइन करके नेट जेआरएफ की तैयारी करिए, पास करिए, पीएचडी में एनरोलमेंट करिए, 22 लाख पाइए, है ना। चलिए बात करेंगे अप टू 2 इयर्स तक। कितने? अप टू 2 इयर्स तक कितना सर, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी बता दिया जाए। तो 2 साल तक आपको 18,000 पर मंथ मिलेंगे। 2 साल तक, 2 साल में कितने महीने हो गए भाई? 2 साल तक 12 महीने। 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। 2 साल तक पर मंथ आपको कितने मिलेंगे? 18,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? 18,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। तो अगर 18,000 इसको गुणा करते हैं कितना हो जाएगा? यहां से 36,000, कितना? 36,000 गुणे 12, 2 से इसको गुणा कर दिया। अब टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा? 3 जीरो तो पहले बिठा दीजिए और 12 72, 2 7, 12 36 और 7 45। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 18 36, ठीक है ना। ठीक है। 12 72, 2 7, 32 36 और 7, 4,32,000। और पर एनम आपको 15,000 रुपए मिलेंगे बुक्स स्टेशनरी परचेज करने के। उसमें 30,000 और जोड़ दीजिए। कितने हो जाएंगे? 30,000 और जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा आपका 4,62,000 रुपए। भैया इतना अमाउंट भी नहीं लगता पीएचडी में। मैक्सिमम आपका बहुत से बहुत खर्च हो जाएगा। 62,000, 1 लाख खर्च हो जाएगा। 62 से लगभग 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख कह सकते हैं। अगर सब कुछ आप अच्छे तरीके से अपने से ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो 1 लाख मैक्सिमम, 1 लाख भी मैं बोल रहा हूँ 4 साल में। तब भी आपके पास कितने बजट बच रहे हैं? आपको तब भी बजट बच रहे हैं कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए, जिससे आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं या कुछ और भी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप पर कोई दबाव ना आए। स्टाइपेंड एक ऐसा मामला हो जाता है जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा क्या करता है, इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट करता है। किसके लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है। चलिए लास्ट डेट कब होती है? तो बोला कि एन एडवर्टीजमेंट विल बी रिलीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। हर एक साल के जून महीने के अंत में। कौन सा महीना याद रखना है? मई में मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं। जून महीने के आखिरी में इसका एडवर्टीजमेंट आता है, जून महीने के अंत में। तो यदि आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आपका। ठीक है। जून एवरी ईयर एंड कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद ऑल द नेसेसरी इंक्लोजर्स। सभी तरह के इंक्लोजर्स डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉर्म फिल करनी है ना। क्या करना है?
जवाहरलाल नेहरू फंड्स डिसीजन टू कॉल, यहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एनी टाइम ड्यूरिंग जनवरी और फरवरी। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बोले सर पहले आप बोले एग्जाम नहीं है, एक छोटा सा माइनर इंटरव्यू होता है, कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है। जो भी शॉर्टलिस्टेड लगभग लोग होते हैं सबके सिलेक्शन लगभग पक्के, लगभग, है ना। अब पीएचडी कर रहे हैं तो भाई छोटा सा इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्या बात है सर, तुरंत दे सकते हैं, है ना। द स्कॉलरशिप विल बी कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर, और हर एक साल के 1 अप्रैल से आपका स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जून में आपकी क्या आएंगी? एडवर्टीजमेंट आएंगी। जून में क्या आएंगी? एडवर्टीजमेंट आएंगी। और नवंबर तक इसका लगभग क्या होता है? नवंबर तक इसके लास्ट डेट होते हैं। नवंबर तक क्या होते हैं? लास्ट डेट। नवंबर तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं, नवंबर दिसंबर तक। जनवरी फरवरी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्कॉलरशिप आपको 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। क्या क्या लगेगा सर इसके लिए इंक्लूजन? तो जो जो इंक्लूजन है वो आप सब क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मई महीना चल रहा है, बस जून के आखिरी में, मतलब 1 महीने बाद। सबसे पहला, अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट टू बी पेस्टेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द फॉर्म। इसके लिए फॉर्म भी है, मैं फॉर्म का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाके आप अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। अ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एज पर द अटैच्ड फॉर्मेट। आपका जो सिनॉप्सिस है उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कॉपी लगानी पड़ेगी। डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट ऑन सुपरवाइजर्स रिपोर्ट रिकमेंडेशंस। सुपरवाइजर की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, जो आपके सुपरविजन हो, जो गाइडर होंगे, उनकी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, कितने का? 100 का। कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC/ST एग्जेम्प्टेड फॉर अप्लाइंग दिस एप्लीकेशन। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उनको ये भी फीस नहीं लगेंगी। PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नेसेसरी सर्टिफिकेट आर प्रूफ फॉर कैटेगरी इश्यूड बाय EWS। अगर आप EWS के लिए अप्लाई करते हैं या कोई आरक्षण क्या करते, क्लेम करते हैं, तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने पड़ेंगे। और इसे सबको सेल्फ अटेस्टेड करके, क्या करके? सबको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको भेजने पड़ेंगे उसके जो एड्रेस है, वो यहां पर दिया गया ना। फॉलोइंग हेडिंग ऑफ द सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, तीन मूर्ति हाउस न्यू दिल्ली। मतलब सब कुछ अटैच करके क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन एक भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपको पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए के लगेंगे। इस तरह से पोस्टल ऑर्डर डाल करके आप उस फॉर्म को भेजेंगे, वहां से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के बाद आपके क्या किए जाएंगे? आपके स्कॉलरशिप शुरू कर दिए जाएंगे। तो थी ना फायदे की बात? करीबन कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपको आसानी से मिल रहे हैं PhD करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह के, और अगर आप लोग भी UGC नेट JRF एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नहीं, और जो अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप हैं JRF करके, तो अलग अलग तरह की जो स्कॉलरशिप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों में डील चलती है तेज एकेडमी की। आप हमसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहां पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और भी फायदेमंद वीडियो आपके आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूर दूर तक शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद दोस्तों।